तो चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और वहां पर था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। यानी कि बेंजीन के ऊपर किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और कैसे अटैक करेगा वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी और इंटरमीडिएट क्या बनेगा ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब मान लेते हैं आपके पास में वही बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब अकेला बेंजीन तो होगा नहीं, कोई ना कोई ग्रुप लगा होगा। अब अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उस जगह पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे काम करेगा, किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इस सारी चीजों को आप समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसमें कुछ नियम दिमाग में रखिएगा। नियम क्या है उसको समझ लीजिएगा। नियम नंबर 1 है कि अगर कहीं पर जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये मान लेते हैं आपका प्लस एम है, प्लस एम ग्रुप है, या प्लस एच ग्रुप ले लो, प्लस एच ग्रुप ले लो, प्लस एम या प्लस एच है, अगर ये लगा हुआ है तो फिर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। क्या कहा मैंने? पहला पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास में प्लस एम ग्रुप है या प्लस एच ग्रुप है तो उस कंडीशंस पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पर बनेगा, यानी कि दो प्रोडक्ट वहां पर बनेंगे, एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा। अब क्यों बनेगा इसको रीजन को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा प्लस एम ग्रुप है। अब प्लस एम ग्रुप है तो क्या करेगा, नेचुरल सी बात है, इलेक्ट्रॉनों को ये यहां से रिपल करेगा। अब रिपल करेगा तो यहाँ की जरा सिचुएशन को देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास में है बेंजीन है, ये बेंजीन है, तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर की ओर, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होंगे, जैसा कि आपको पता है। शिफ्ट होंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा, एक पहले बता चुके हैं, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू बता चुके हैं। दूसरी वाली कंडीशंस में ये आगे की ओर शिफ्ट होगा तो दूसरा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट तीसरी वाली कंडीशन में आगे शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा यहाँ पर। यानी कि इसका मतलब है कि अगर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां पर जाएगा? उस जगह पर जाएगा जहां पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो नेगेटिव चार्ज कहां प्रेजेंट हो रहा है? आप देखो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। इसीलिए यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा। समझ में आ गया? तो कहीं पर भी रिएक्शन करनी होगी तो दो कंडीशन होगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं सपोज दैट OH ले लेते हैं, चलो OH ले लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं, OH ले लेते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इस कंडीशंस पर दो हो जाएंगी, यहाँ पर OH होगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, और एक यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ये OH हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, क्लियर है? OH और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं मेजर कौन सा होगा, तो जनरली अगर हम बात करते हैं, जब भी आप इस तरह का प्रोडक्ट बनाओगे तो जनरली सामान्यतः अगर हम बात करें तो सामान्यतः ठीक है, सामान्यतः जो होता है वो पैरा जो होता है वो ऑर्थो से मेजर होता है। क्लियर है? पैरा जो होता है वो ऑर्थो से मेजर होता है सामान्यतः। ठीक है, जनरली जो पैरा होता है वो ऑर्थो से मेजर होता है। और उसका कारण क्या होता है? अगर उसके कारण की बात करते हैं तो कारण क्या होता है? उसका कारण एक सिंपल सा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो बात करते हैं, त्रिविम बाधा जो करते हैं, वो कैसी हो जाती है? लेस हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम 100 रिएक्शन देखें तो 100 रिएक्शन में 90 रिएक्शन, 90, 92, 95 रिएक्शन जो होंगी उसमें पैरा जो होगा वो ऑर्थो से ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर ऑर्थो पैरा से ज्यादा भी होता है, जहां पर ऑर्थो डोमिनेंट होता है। वो डोमिनेंट कहां होता है वो मैं आपको बता दूं, आगे मैं बता दूंगा कि अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उस कंडीशन पे ऑर्थो ज्यादा हो जाएगा। क्या कहा मैंने? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो ऑर्थो ज्यादा हो जाएगा, ऑर्थो ज्यादा हो जाएगा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर आप पहली नजर में देखोगे
तो पहली नजर में आपको क्या करना है, पैरा जो होगा उसको मेजर करना है ऑर्थो से। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और मैं बता देता हूं कहां होती है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक एग्जांपल दे दूं, आगे भी आएगा, जैसे कि NO2 की बात करता हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करता हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करता हूं, यहाँ OH हो गया और यहाँ NO2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पॉसिबल होती है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है तो उस कंडीशंस पर जो ऑर्थो होता है वो पैरा से मेजर होता है। क्लियर है? देखिए जनरली पैरा ऑर्थो से मेजर होता है। ये बात समझ में आ गई है? कोई डाउट यहां तक? ये पॉइंट समझ में आ गया? तो पहला नियम समझ में आ गया कि फर्स्ट नियम क्या है। चलें आगे, तो जल्दी नोट करें। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है कि यदि -m समूह है, अगर -m हो जाए, जो ग्रुप है वो -m हो जाए, तो इस कंडीशन पर जो उत्पाद बनेगा वो होगा मेटा, मेटा उत्पाद बनेगा। ठीक है, मेटा उत्पाद बनेगा। अब क्यों बनेगा मेटा, सोचने वाली बात है, समझ जाओगे आप इस चीज को कि क्यों बनेगा। जैसे कि ये कंडीशन है, यहां ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर खींचेगा और ये इधर की ओर जाएगा, तो माइनस देखो कहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस कहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है, अरे ऐसे तो बताया था, -m ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर खींचेगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर खींचेगा तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कहां जनरेट होगा, यहां होगा, और इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इस कंडीशन पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, यहां पर अगर आप आओगे तो इलेक्ट्रोफाइल यहां बनेगा, तो यहां पर केवल एक ही बनेगा, एक ही मेटा। तो ये दूसरा नियम ये हो गया, तो जल्दी नोट करें, तो स्पीड पकड़े, ठीक है, तो मेटा पे लगाओ ना, मेटा पर वो प्रोडक्ट बनेगा, तो दो नियम हो गए। चलो तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 3 ये है कि अगर यदि एक से ज्यादा प्लस m समूह है, एक से ज्यादा प्लस m समूह, मतलब एक से ज्यादा प्लस m समूह हो जाए, प्लस m ही हो लेकिन एक से ज्यादा हो, यानी कि अलग अलग समूह हो, कहने का मतलब है एक ही प्रकार के नहीं हो, अलग अलग समूह हो, तब उत्पाद अधिक प्लस m द्वारा प्राप्त होगा। अधिक प्लस m समूह द्वारा प्राप्त होगा, तब उत्पाद जो बनाया जाएगा वो अधिक प्लस m समूह द्वारा बनाया जाएगा। जैसे मान लेता हूं, एक उदाहरण ले लेता हूं, जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया, आप ऐसे समझो, यहां पर OH ले लिया, यहां NH2 ले लिया, ये ले लिया OH और NH2, समझ में आ गया। अब इसमें अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल देखो, यहां पर ये जो समूह है ये भी प्लस m है, और ये जो समूह है ये भी प्लस m है, दोनों प्लस m है, और दोनों समूह से क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा ही बनेगा, ये कंफर्म है कि ऑर्थो एंड पैरा ही बनेगा। लेकिन पॉइंट ये होता है किसके हिसाब से ऑर्थो देखेंगे, किसके हिसाब से पैरा देखेंगे, तो जिसका प्लस m ज्यादा होता है, प्लस m ज्यादा अगर हमने बात की है तो आपको पता है कि NH2 का जो प्लस m होता है वो OH से ज्यादा होता है, NH2 का जो प्लस m होता है वो OH से ज्यादा होता है। और इसके अनुसार अगर हम बात करें कि NH2 का जो प्लस m है OH से ज्यादा है, तो इस स्थिति की बात करें तो यहां पर NH2 के हिसाब से, यानी कि इस जगह पर अगर हम बात करेंगे तो कहानी किसके अनुसार होगी, NH2 के अनुसार होगी, और NH2 के अनुसार होगी तो इस कंडीशंस पर अगर हम बात करें तो यहां पर NH2 हो जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा,
ये देखो ऑर्थो लगेगा ना इसके हिसाब से। अब क्या पैरा बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लॉक हो गया। समझ में आ गया मामला? क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो केवल एक ही उत्पाद बनेगा, यानी वन प्रोडक्ट बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझिएगा, बहुत आराम समझिएगा। एरोमेटिक की तरफ चले गए हैं, बेंजीन रिंग की सारी, यानी कि जितनी भी ऑर्गेनिक की, एरोमेटिक ऑर्गेनिक की जितनी रिएक्शन है सारी यहीं पे खत्म कर लेंगे। तो एरोमेटिक केमिस्ट्री यहाँ पर 90% खत्म हो जाएगी। बात को समझिएगा बहुत गौर से, फिर मैं एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। और 2 या 3 क्वेश्चन तो एरोमेटिक के आएंगे, सीधे सीधे आ जाते हैं। तो यहीं पर समझ लो उसको, ठीक है? क्या कहा मैंने, फिर समझ लो। NH2 और OH हमारे पास में है, तो हम किसको देखेंगे? प्लस एम समूह को देखेंगे। कौन प्लस एम समूह देखेंगे? वो प्लस एम समूह देखेंगे जो सबसे बड़ा होगा। बड़ा कौन है? ये NH2 समूह बड़ा है, तो ये बड़ा समूह हो गया, तो इसके हिसाब से यहां पर लग जाएगा। पैरा क्यों नहीं बना पाए? इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि पैरा पर OH लगा हुआ है, इसलिए नहीं बना पाए। तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये समझ में आ गया? अब इनकी स्थिति बदल भी तो सकती है, जरूरी थोड़ी कि ऐसी लगी हो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मैं यहां ले लेता हूं। अब मान लेता हूं सपोज दैट मैंने यहां पर OH ले लिया, यहां NH2 ले लिया। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, चलो देखो कैसे करेंगे। ये तो मैं कंफर्म हो गया कि किसके अनुसार हमें उत्पाद बनाना है। ये मैं कंफर्म हो गया किसके अनुसार उत्पाद बनाना है, NH2 के अनुसार उत्पाद बनाना है, ठीक है? अब इस पर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब सोचो कैसे बनेगा। तो कहां पर स्थितियां बन सकती हैं, वो स्थितियां भी तो चेक करनी है। देखो इसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये एक स्थिति हो गई, एक ये स्थिति हो गई, और इसके हिसाब से एक स्थिति ये हो गई। अरे हाँ या ना? 3 स्थितियां बन गई आपके पास में, यानी कि यहां पर एक से ज्यादा उत्पाद बन जाएंगे। वहां केवल एक उत्पाद बना था, यहां पर एक से ज्यादा उत्पाद बनेंगे। एक स्थिति, 2 स्थिति और 3 स्थिति। तो जरा बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर कंडीशन करते हैं, क्या कंडीशन हो गई यहां पर OH हो गया, पहला इलेक्ट्रोफाइल लगा लिया, यहां पर NH2 लगा लिया एक, दूसरा ले लो, यहां OH हो गया, यहां NH2 हो गया, यहां इलेक्ट्रोफाइल लगा लिया 2, तीसरा हो गया, यहां OH हो गया, यहां NH2 हो गया, यहां इलेक्ट्रोफाइल लगा लिया 3, ठीक है? 3 लगा दिया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन 3 उत्पाद में से एक उत्पाद ऐसा होगा जो बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होगा, बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होगा। तो कौन सा कम मात्रा में प्राप्त होगा? पहला वाला कम मात्रा में प्राप्त होगा। क्यों पहला वाला कम मात्रा में प्राप्त है? क्योंकि यहां पर 3 समूह एक साथ लग गए, और 3 समूह जो एक साथ लगे हैं इनके बीच भयंकर प्रतिकर्षण होगा, है ना? यानी कि इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगी? त्रिविम बाधा अधिकतम हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, ठीक है? स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन पर यह कैसा हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। और अगर मेजर की बात करें तो इसके हिसाब से पैरा देख लो, इसके हिसाब से पैरा कौन सा बनेगा? ये है, तो ये मेजर हो जाएगा। आ गया समझ में? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कैसा हो जाएगा? ये आ रही है बात समझ में? तो दोनों की बातें समझ में आ गई है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कौन मेजर कौन माइनर, या कितने उत्पाद, कितने प्रकार के उत्पाद बने। तो जितनी पॉसिबिलिटी होती है उसके हिसाब से बनाएंगे। लेकिन अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब ये होगा कि वो माइनर में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, चलो और सोचते हैं, और स्थिति बदलते हैं, एक बार और स्थिति बदल कर देखते हैं। चलो तीसरी एक और स्थिति बदल लेते हैं। यहां OH हो गया, यहां NH2 लगा लो। चलो अब इलेक्ट्रोफाइल जोड़ लो। अब देखो, सोचो सोचो किसके अनुसार देखने है कहानी? फिर से मैं बता रहा हूं, NH2 के अनुसार देखनी है। NH2 के अनुसार देखोगे तो कहां से होगा? एक ये लग जाएगा और एक ये लगेगा। बोलो हाँ या ना? बनेगा? बन जाएगा?
अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ गया? ठीक है, अभी मैं कोई एक्स्ट्रा फैक्टर वेक्टर नहीं देख रहा हूँ, आयोडीन वायोडीन टाइप की कोई चीज अभी नहीं देख रहा, मैं सीधे अभी प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ आपको। या OH हो गया, या NH2 हो गया, या इलेक्ट्रोफाइल हो गया, प्लस अगली कंडीशन या OH हो गया, या NH2 हो गया, या इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये लो, सही बनाया? हाँ सही बनाया, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें मैं कहूँ मेजर माइनर कौन सा है, तो पहचान जाओगे। या स्टेरिक इंटरेंस ज्यादा हो गया तो ये कैसा हो गया, माइनर, और ये कैसा हो गया। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया है? यहां तक कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, अब 3 हो जाते तो घबराने की जरूरत ही नहीं थी, 3 हो जाते, 3 को निपट लेंगे अपन। क्या देखेंगे, प्लस एम ग्रुप देख लेंगे, जो प्लस एम ग्रुप सबसे ज्यादा होगा उसके अनुसार उत्पाद देख लेंगे, चारों ऑप्शन चेक कर लेंगे और चारों ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा प्रोडक्ट वहां पर बन रहा है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो एक और नियम लेके आते हैं, अब एक और पॉइंट लेके आते हैं। कितने नियम हो गए थे, जरा थोड़ा सा, 3 हो गए थे, अब चौथे नियम की तरफ चलते हैं। चौथा नियम यहीं पर देख लेते हैं, चौथा नियम, यदि प्लस एम तथा माइनस एम दोनों हो तब प्लस एम के अनुसार उत्पाद बनता है। अब अगला पॉइंट भी ये, प्लस एम के अनुसार बनता है, प्लस एम के अनुसार, प्लस एम के अनुसार। समझ में आ गया? प्लस एम के अनुसार मतलब अब ये है कि अगर कहीं पर प्लस एम और माइनस एम दोनों आ गए, ऐसा कोई लग गया, अकेला माइनस एम होगा तो मेटल बनेगा, ये तो क्लियर हो गया। अकेला अगर माइनस एम होगा तो मेटल बनेगा, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। लेकिन प्लस एम और माइनस एम दोनों आ गए तो क्या होगा, तो प्लस एम के अनुसार बनेगा। तो ये चलो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कंडीशन ले ली, यहां पर यहां CHO ले लिया या OH ले लिया, अब इलेक्ट्रोफाइल लगाना है मुझे, ये तो पता ही हो गया, क्या ये कैसा हो गया, माइनस एम, ये कैसा हो गया, क्लियर है, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, लगाओ उत्पाद बनाओ, उसमें क्या बोल रहे हो, बताओ क्या होगा, किसके अनुसार बनाएंगे, प्लस एम के अकॉर्डिंग। कहां बनाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा। अब पैरा तो हो गया ब्लॉक, तो अब बचा कहां सर, समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी यहां पर कंडीशन कौन सी आ जाएगी, या CHO हो गया या OH हो गया और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल। बोला बना, आ रही बात समझ में? अरे क्लियर हुआ, कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया है, क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, या CHO ले लो या NH2 ले लो, चलो इलेक्ट्रोफाइल लगाओ, लगाओ प्रोडक्ट बनाओ, कहां जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा, किसके अनुसार लेंगे, प्लस एम, NH2 के अनुसार लेंगे, प्लस एम के अनुसार लेंगे, क्या कंडीशन हो जाएगी, या CHO हो गया या NH2 हो गया, प्लस एम के अनुसार होगा तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल एक, देखो कितने उत्पाद बन सकते हैं, एक तो ये बनेगा, दूसरा दूसरा CHO NH2, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा, दो,
और तीसरा एक और बन जाएगा, एक और बन जाएगा, या CHO या NH2 या इलेक्ट्रोफाइल। तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। तीन प्रोडक्ट बनेंगे। बोलो समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गए कि आपको कैसे प्रोडक्ट बनाने हैं, कैसे कैसे चीजें बनानी है। कोई डाउट यहां तक? पक्का सीख गए? तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी अपन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, उनके बारे में बात करते हैं। चले शुरुआत करें। देखो NaCO-CH3 है तो NH वाला याद आ गया होगा, प्लस M हो गया। हालांकि CO-CH3 माइनस M है तो उसका लेना देना ही नहीं, डायरेक्टली कनेक्ट है ये, डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। तो किसको करेंगे अपन? या NaCO-CH3 ये रहेगा ही रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल जोड़ लो, कहाँ जोड़ेगा? एक तो यहाँ और एक पैरा पे, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट बना लेंगे, NaCO-CH3 और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अरे क्लियर हुआ भाई? अब इसमें बात करो, ये NH है, क्या हो गया ये? प्लस M, ये क्या हो जाएगा? माइनस M। इधर वाला पार्ट कौन सा हो गया? माइनस M। तो देखना किसको है? प्लस M को। तो प्लस M के अकॉर्डिंग कहां जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा। बना लोगे? तो इसको बना लेते हैं, फटाफट बना लो, ठीक है। यह इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर NaCO-CH3, यह इलेक्ट्रोफाइल। आ गया समझ में? ऑर्थो एंड पैरा बनाओ ना, प्रैक्टिस करो। क्या? अच्छा 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 अच्छा, अब मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो कर एडजस्ट कर लोगे ये वाला, ठीक है। हाँ भाई, इसका नेक्स्ट वही सेम सिचुएशन, NH कहां पर रहेगा? ये और बना लो, 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? बन जाएगा यहाँ पे, या तो यहां लगाओ और यहां लगाओ। चलो यहां आ जाओ, यहाँ O है, O के अनुसार बनेगा। इधर वाला तो माइनस M हो गया, इधर कौन सा हो जाएगा? प्लस M। ऑर्थो एंड पैरा, चलो बना लो ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा बन गया। प्लस M है, OH प्लस M है, अरे है कि नहीं है? OH प्लस M है, तो इधर तो मामला ब्लॉक हो गया। कितना बनेगा? यही बनेगा OH के अकॉर्डिंग, 2 बन जाएंगे। सही जा रहे? दिमाग चल रहा है? ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा? C6H5 फेनाइल फॉर्म प्लस M होता है, ये तीनों ही प्लस M है, ये भी प्लस M है, ये भी प्लस M है, ये भी प्लस M है। लेकिन इसमें कौन सी ऐसी रिंग होगी जो ज्यादा रिएक्टिव होगी, जिस पर टेंडेंसी ज्यादा होगी अटैकिंग होने की? बीच वाली, क्योंकि इधर भी प्लस M है, उधर भी प्लस M है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? भाई इधर भी प्लस M है और इधर भी प्लस M है, तो कौन सी रिंग ज्यादा एक्टिव होगी? बीच वाली। इसका मतलब है बीच वाली पे प्रोडक्ट बनेगा। तो चारों ऑप्शन को देख लेना भाई सब ढंग से, है ना? चारों ऑप्शन को ढंग से देख लेना। ये हो गया, बीच वाले पे बनाना है। अब बीच वाले का पैरा तो मामला ब्लॉक हो गया,
तो कहां बचा आप लास्ट में जाकर, ऑर्थो पे। ये बनेगा प्रोडक्ट। ये ऑर्थो बन जाएगा। आ गया समझ में? तो अब क्लियर हो गया होगा कि कहीं पर भी अगर हमें कोई इलेक्ट्रोफाइल दिख जाए और उसकी अटैकिंग करके हमें 4 ऑप्शन अगर चेक करने हैं, तो 4 ऑप्शन में हमें क्या चेक करना है, कौन सा ग्रुप लगा है, कौन सा बड़ा ग्रुप लगा है, कौन सा डोमिनेंसी शो कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग लगा है। प्लस एम माइनस एम के अकॉर्डिंग पूरी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गया? ठीक है, कर लोगे? तो अगर ये कर लोगे तो चलो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एरोमेटिक केमिस्ट्री में एंट्री मारते हैं अपन। तो चलो शुरुआत करते हैं। बेंजीन का तो शायद मैंने बता दिया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता दिया था बेंजीन का। एक बार मुझे दिखा दो कॉपी। बेंजीन पर मैंने रिएक्शंस बता दी हैं, नहीं बताई अभी सारी? थोड़ा पेज पलटो पीछे, अलग अलग करके बता दी मैंने, है ना, अलग अलग बता दी है। ठीक है, चलो तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टॉल्यूइन। मतलब अब हम क्या करेंगे, एरोमेटिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शन इसके बेस पर है सारी यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। जितनी भी रिएक्शंस है सारी यहीं पे कर लेंगे। कौन सी रिएक्शन करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करेंगे केवल अभी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक अभी डिस्कस नहीं करेंगे और फ्री रेडिकल अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो टॉल्यूइन को जानते हो आप लोग अच्छी तरीके से, ये है टॉल्यूइन। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? CH3, इसको टॉल्यूइन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो फटाफट मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, अब कंप्लीट आपका काम है करने का। ठीक है, कंप्लीट अब आपका काम है। यहां Cl2 AlCl3। चलो देखते हैं, प्रोडक्ट बना लिए होंगे आपने। Cl2 के साथ रिएक्शन होगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। यहां CH3, यहां Cl एक प्लस दूसरा CH3 एंड Cl। मतलब यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा? Cl प्लस हो जाएगा। CH3 Cl में कौन सा हो जाएगा बच्चों? यहां CH3, यहां CH3 प्लस यहां CH3, यहां CH3 प्लस और कुछ बनेगा? अरे ये क्यों बना दिया मैंने? ठीक है, यहां CH3। ठीक है, अच्छा इसमें मैं एक बात और बता दूं, चलते चलते दिमाग में रखिएगा, इसको जाइलीन बोलते हैं, जाइलीन। ठीक है, जाइलीन बोलते हैं इसको, ऑर्थो जाइलीन बोलते हैं इसको, पैरा जाइलीन बोलते हैं। क्लियर? जाइलीन नाम याद रखिएगा, जाइलीन। मेटा जाइलीन भी होता है, इधर साइड में लिख दे रहा हूं, मेटा भी हो जाएगा। ध्यान रखो, ये धीरे धीरे आपको समझना है। मेटा जाइलीन फीडर क्राफ्ट रिएक्शन है, दिख रहा है आपको? फीडर क्राफ्ट रिएक्शन है, दिख रहा है? ये भी पहचानना है, बता ही चुके हैं इसको। ट्राई करो, गलत हो रहा है हो जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जब तक गलत नहीं करोगे तब तक सही नहीं कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं है? तो जो भी करना है करो, जहां मन में आया वहां तोड़ो। एक बार तोड़ के देखो, जोड़ हम देंगे। अब कहो हाथ कांप रहे, तो फिर हाथ कपवाते रहो फिर, और क्या। एक कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ऐसा भी है। अच्छा पता नहीं, चल समझ में आया नहीं? ट्राई करो, जब तक कोशिश नहीं करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, भाई क्या होगा, ज्यादा ज्यादा गलत होगा, काटना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, बस इतना ही तो होगा। लेकिन एक बार अगर आप उस चीज को सीख गए तो पता चल जाए गलतियां कहां पर होती है। अब ये है क्वेश्चन, कोशिश कर ली है इस पे,
क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, प्लस होगा तो फिर रीअरेंजमेंट होगा, फिडरक्राफ्ट रिएक्शन है, सोच पाया था इतने, तो फिडरक्राफ्ट रिएक्शन है, सोच पाएंगे तो यहां से यहां जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, आया, और जब यहां पर प्लस आएगा तो ऑर्थो एंड पैरा पर प्रोडक्ट कैसा बनेगा, अब समझ गए होगे बात को भाई। यहां पर आपने CH3 ले लिया, यहां पर CH, यहां CH3, यहां CH3 प्लस, क्या है बेटा, मेरी गलती नहीं, नहीं दिख रहा है तो अब ऐसी जगह क्यों बैठ जाते हो जहां नहीं दिख रहा है यार, तो मैं क्या कर सकता हूं ये बताओ। हाँ भाई अब मैं लिखना बंद कर रहा हूं, अब ऐसे ही मुंह से ही काम चलेगा। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, समझ में आ गया। चलो ये भी फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये कौन सी थी, एल्काइलेशन, ये कौन सी है, एसाइलेशन, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, जोड़ो फटाफट जोड़ो, जोड़ लिया, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, COCH3, ऑर्थो एंड पैरा। ये यहाँ क्या अटैक करेगा, NO2 प्लस, कहां पर अटैक करोगे, ऑर्थो एंड पैरा, समझ में आ गया, बना लो फटाफट बना लो, तो बहुत सिंपल है, यहाँ NO2 लगा लो एक और दूसरा यहाँ पर लगा लो, यहां पर क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा, ठीक है, CH3 SO3H लिख दिया मैंने, SO3, समझ में आया ना, लिखा है मैंने SO3H, लेकिन तुम्हें क्या लगाना है, SO3, तो मैं सही कर लेता हूं, तो कल की डेट में कहोगे सर आपने लिखा था, ठीक है भाई, ये हो गया आपका SO3, तो यहां पर हो गया SO3H और यहां CH3, बोलो बच्चों कोई डाउट यहां तक, सीख गए, पहली चीज सीख गए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन ने किस में निपटा लिया, टॉल्यूइन में निपटा लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर वही कंडीशन है, हेलोजन से ले लो Cl ऑर्थो एंड पैरा, यहां Cl हो गया, दूसरी वाली कंडीशन में यहां CH3 और यहां पर CH3, यहां COCl है, COCH3, COCH3, यहां पर NO2 प्लस, ठीक है, यहां Cl और यहां पर NO2, यहां Cl NO2, यहां पर वही SO3, तो यहां पर Cl SO3H और यहां पर भी Cl SO3H, अब समझ में आ गया भाई, हेलोबेंजीन वाला कंडीशन कर लेंगे, कोई डाउट यहां तक, सिंपल है। अब ये बात दिमाग में रखना है, ये मैंने पहले भी बताया था कि Cl जो यहां पर है वो प्लस M और माइनस I दोनों होता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो उस जगह पर कौन सा देखेंगे, प्लस M, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो उस जगह पर अपन प्लस M देखेंगे, और वैसे जनरली अगर एसिडिक नेचर बेसिक नेचर की बात करेंगे तो फिर माइनस I देखेंगे। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, पक्का, चलो ठीक है, नेक्स्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। चलो तो एनिशोल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, देखो हेलोजिनेशन कर रहे हैं, देखो जनरली हेलोजिनेशन करते हैं तो Br इलेक्ट्रोफाइल, यानी हेलोजन में जो भी होगा वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो यहाँ Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, लेकिन अपन क्लोरीनेशन थोड़ा सा यहाँ पर कम करते हैं, हेलोजिनेशन करते हैं, और फिर दूसरी बात एक और ब्रोमिनेशन करते हैं, और दूसरी बात यहाँ पर CH2 लिया अपन ने, CH2 कैसा हो जाएगा कंपाउंड, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, AlCl3 लेते वो लुईस एसिड था। अब डर किस बात का था, AlCl3 अपन ने डायरेक्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ऑक्सीजन पर क्या आता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं AlCl3 धोखा ना दे जाए, है ना, इसलिए इस कंडीशन पर हम लोग CH2 या एसिटिक एसिड, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा
एसिटिक एसिड का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सटेंट यानी एक्सटेंट मतलब निर्माण जो होता है उसकी प्रतिशत मात्रा यहाँ पर ज्यादा होती है। क्लियर है? तो इसलिए इसका यूज करते हैं। तो आपको अधिकतर यही दिखेगा। तो OCH3 यहाँ पर Br वही है, ऑर्थो पैरा बना लो प्लस M के अकॉर्डिंग, यहाँ पर OCH3 Br। क्लियर है? CH3Cl में यूज करते हैं निर्जलीय AlCl3, हालांकि प्रोटेक्शन करना पड़ता है भैया, थोड़ा संभालना पड़ता है इसको, नहीं तो ये निकल लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, उत्पाद तो बना ही लेंगे। OCH3 या CH3 प्लस OCH3, यहां पर वही होगा। समझ गए ना? बहुत होशियार बच्चे हो तुम लोग। हाँ, कभी कभी गलत फहमी में रहना चाहिए। हम गलत फहमी में, हाँ, अपने आप को गलत फहमी में हम रखते हैं हमेशा। ये हो गया। नाइट्रेशन समझ में आ गया? नाइट्रेशन क्लियर है? NO2 प्लस अटैक करेगा, क्या हो जाएगा यहाँ? NO2 या OCH3 NO2। क्लियर है? ऑर्थो एंड पैरा। क्लियर है भाई? अरे समझ में आ गया सभी को? अच्छा, तुम्हें यहाँ सल्फोनेशन नहीं दिखा होगा, सोच रहे हो ना सल्फोनेशन क्यों नहीं है? एक्चुअली में क्या होता है, सल्फोनेशन जब हम करते हैं, ठीक है, SO3 के साथ वर्क करते हैं तो बनता है क्या? OCH3 बनता है और यहाँ पर SO3H ऑर्थो पैरा बनता ही है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, इसको टेम्परेचर बहुत लो करना पड़ता है, बहुत लो टेम्परेचर पे। यानी ये कंडीशन तभी पॉसिबल होती है, बहुत लो टेम्परेचर बहुत गिराना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भी इसको रूम टेम्परेचर भी अगर मिल जाएगा तो रिवर्स हो जाता है। इसलिए इसको सल्फोनेशन जो होती है, बहुत रिएक्शन नहीं देखी जाती है आपके पास में। एनिसोल में सल्फोनेशन आप नहीं देखोगे, समझ रहे? दूसरी बात है, ऑक्सीडेशन भी कर देता है। कंसंट्रेट H2SO4 है तो ऑक्सीडेशन के लिए भी हेल्प करता है, तो ये रिंग का ऑक्सीडेशन भी कर देता है। इसलिए हम लोग सल्फोनेशन रिएक्शंस को नहीं देखते, नहीं मिलेगा आपको। समझ में आया? अब देखना, रिएक्शन सल्फोनेशन आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो कंडीशनल मिलेगी, मतलब लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे की जाती है, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है, ये SO3 जो होता है ये निकल लेता है, वापस जाकर एनिसोल बना लेगा। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो, एनिसोल के बाद अगला पढ़ाओ, फोर्थ, फिनॉल। देखो, एक तरफ से सीधे जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है सब एक साथ निपटाते हुए चल रहे हैं, ठीक है? चलो, फिनॉल। चलो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल, और इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास में। देखो, फिनॉल के साथ में देखो यहां पर हैलोजिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं हैलोजिनेशन की बात करता हूं। दो टाइप की रिएक्शन होती है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 एंड Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। H2 जानते हो पोलर सॉल्वेंट है, CH2 जो होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लो होता है, और स्लो होने के कारण से इसमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी OH यहां पर Br और यहां पर OH, यहां Br। समझ में आ गया? ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ऑर्थो एंड पैरा। क्लियर हो गया? ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम वाटर यूज कर देते हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट है, बहुत तेजी से ब्रेक करेगा। रेट ऑफ रिएक्शंस बहुत तेजी से होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, तो यहां पर OH, यहां Br, यहां Br और यहां Br, ये बनेगा। ध्यान रखिएगा इस पर। दो जगह ऐसा होता है, एक यहां होता है और एक एनिलीन में होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो जगह ऐसा होता है, एक यहां पर और एक एनिलीन में, आगे चल के सिखाएंगे। समझ में आ गया? तो OH Br2 वाटर के साथ में रखेंगे तो Br Br Br। अब बात करते हैं डाइल्यूट HNO3, वही है डाइल्यूट HNO3, HNO3 फॉर्म है, तो HNO3 में वही कंडीशन होगी, HONO2, यही तो होगा। क्लियर है? ये माइनस और ये प्लस, तो इस कंडीशन में क्या होगा,
ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। OH NO2 प्लस OH NO, ये ऑर्थो एंड पैरा। ये बात समझ में आ गई है? ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ करते हैं तो रिएक्शन बहुत है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि OH एक अच्छा प्लस M नेचर शो करता है कि नहीं है? और अच्छा प्लस M नेचर शो करता है, इसलिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। तो जब हम कंसंट्रेट के साथ हम डिस्कस करते हैं तो यहां पर आपके पास में OH, यहां NO2, यहां NO2 और यहां NO2, ये बनता है जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड समझ में आ गया? क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कंसंट्रेट HNO3 जब यूज करेंगे तो यहां पर OH NO2 NO2 यहां पर लगेगा, तो इसको बोलता हूं पिक्रिक एसिड। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अगली तरफ चलते हैं, HNO2 की तरफ चलते हैं। HNO2 की तरफ बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा? OH NO होगा, वही कंडीशन हो गई। समझ में आ गया? कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा? यहाँ NO इलेक्ट्रोफाइल होगा। बोलो समझ में आ गया? और ये इलेक्ट्रोफाइल होगा तो क्या अटैक होगा? NO लगेगा। कहां लगेगा? यहाँ OH NO, एक ये लग गया, और दूसरा यहां पर OH NO, एक दूसरा लगेगा। ये देखिएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। बोलो भाई, कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? रिएक्शंस हो जाएंगी, साथ ही साथ में याद भी रखते रहिए, क्योंकि रिएक्शंस को याद रखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर हो गया? चलो अब हम बात करते हैं इस रिएक्शंस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या नाम है इस रिएक्शन का, कोई बता सकता है? इस रिएक्शन का नाम है रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन, याद है? क्लियर है? CHCl3 और NaOH, याद आया? क्या नाम होगा इसका, इस रिएक्शन का? राइमर टीमन, रीमन टीमन, जो भी आपका रीमर टीमान अभिक्रिया। याद आ गया? समझ में आ गया? रीमन टीमान रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन, जो भी आप बोल सकते हैं। और जब इसकी रिएक्शंस होती है तो आपको शायद अच्छी तरीके से पता होगा, यहां पर OH बनता है और यहां CHO बनता है, जिसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, है ना? सैलिसल्डिहाइड। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सैलिसल्डिहाइड, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैलिसल्डिहाइड। क्लियर हो गया सभी को? बात समझ में आ गई है? कोई डाउट यहां तक? पक्का? तो चलो इसकी मैकेनिज्म भी देख ही लेते, लगे हाथ। आओ इसकी मैकेनिज्म देख लें। ठीक है, देख लो कैसे बनता है सैलिसल्डिहाइड। तो क्या कंडीशन होती है? सबसे पहले CHCl3 की बात कर लेता हूं। CHCl3 इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, पता ही है? क्लोरोफॉर्म है, किसके प्रेजेंस में? बेस OH माइनस होगा, H प्लस आयन यहां से निकल जाएगा, H2O निकल गया, क्या बनेगा? Cl, अरे हाँ या ना? और देन Cl यहां से रिमूव हो जाता है, तो यहां पर बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल, इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों करेगा? इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, बताया था मैंने, कार्बीन, तो वही कार्बीन है ये। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? ये इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया, सबसे पहला काम तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल का। यहां तक समझ में आ गया?
ठीक है, चले आगे। अब क्या होगा, अब देखो अब क्या होने वाला है, ये बेंजीन हो गई, यहां OH है बेटा, यहां पर क्या लगाया आपने, NaOH, याद है, और NaOH होगा तो NaOH क्या करेगा, यहां पर H को रिप्लेस करेगा, अरे हाँ है ना, H को रिप्लेस करेगा तो यहां क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन। और मैंने आपको सिखाया अच्छी तरीके से कि फिनॉक्साइड आयन होगा तो क्या करेगा, रेजोनेंस। याद आया कि नहीं आया, दिमाग में आ गई होगी बात। मोर एसिडिक नेचर होता है फिनॉल का, क्यों होता है, क्योंकि वो क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है, अच्छी तरीके से पता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। और जब फिनॉक्साइड आयन बनाएगा तो कहां पर होगा, ये बताओ, यहां निगेटिव चार्ज आएगा, और निगेटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब ये जो भाई साहब आए थे अपने कौन से, डाइक्लोरोकार्बिन, ये डाइक्लोरोकार्बिन क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, अटैक करेंगे, यहां इस जगह पर अटैक करेंगे, निगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या कंडीशन यहां पर बन जाएगी, यहां पर अगर कंडीशन बनाएंगे तो क्या कंडीशन बन जाएगी यहां पर, तो यहां बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां ये और यहां पर ये Cl, ये Cl, ये Cl, यहां से यहां अटैक हो गया। अब किसने क्या लिया और किसने क्या दिया, लेन देन समझ लेते हैं। तो क्या होगा यहां पर, C ने इलेक्ट्रॉन लिया, किससे, इस वाले से इलेक्ट्रॉन लिया, इसने दिया तो इससे पॉजिटिव चार्ज, और इसने लिया तो इस पर क्या हो गया, माइनस। और कुछ हुआ, यहां से डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया। अब क्या होगा, नेचुरल सी बात है, रेजोनेंस होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, और रेजोनेंस होगा तो अब देखो यहां पर एक स्टेप में कम कर दे रहा हूं भाई, रेजोनेंस होगा, हालांकि यहां पर क्या होगा, कैसे होगा, यहां पर ये H है बच्चों, ये H है, ये H क्या होगा, यहां से सब्स्टिट्यूट करेगा, कैसे सब्स्टिट्यूट होगा, यहां पर समझ लो, इस जगह पर यहां प्लस और यहां माइनस, H कहां जाएगा, यहां जाएगा, बोलो क्लियर है, H आ गया यहां पे, किस कार्ब एटम पे, इस पर आ गया, और यहां पर निगेटिव चार्ज क्या होगा, डिलोकलाइज करेगा, यहां पर ये कंडीशन दोबारा बन जाएगी। तो फाइनली जो यहां पर निकल के आएगा वो कुछ ऐसे निकल के आएगा, क्या, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये O माइनस हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Cl हो गया। और अब आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन माइनस आयन, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर H, एक तो ये H यहां से यहां आ गया, और दूसरा यहां पर क्या है, एक्वस है, ये कैसा है बच्चों, ये एक्वस, ठीक है। पानी तो अपन ने पहले भी निकाल रखे हैं, पानी अपने पास खूब हो गया, तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो यहाँ क्या होगा, H या OH, या H या OH, और एक कार्ब एटम पर कितने आ गए, तो क्या करना है, फिर पाई निकाल देना है, एक वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फाइनली जो निकल के आएगा वो हमारे पास में ये आएगा, ये फिनॉल हो गया या OH हो गया, देन यहां पर आ गया, ये है सैलिसल्डिहाइड। कोई डाउट यहां तक, तो मैकेनिज्म समझ में आ गई, माइनस आयन समझ में आ गया, बेंजीन के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेशन समझ में आ गया, फिनॉक्साइडाइड की प्रिपरेशन हो गई, और इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, CCl2, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, CCl2, डाइक्लोरोकार्बिन जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। कोई डाउट यहां तक, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो ये मैंने रीमन टीमन रिएक्शन यहां बता दी, ऐसा एक और भाई है इसका, CCl4 प्लस NaOH, ये भी रीमन टीमन अभिक्रिया है, ये भी रीमन टीमन अभिक्रिया है, लेकिन वहां सैलिसल्डिहाइड बनता है, यहां पर सैलिसिलिक एसिड बनेगा। और क्यों बनेगा, सोच लो यहीं पर, CCl4 है, एक Cl निकालोगे तो क्या बनेगा, यहां पर CCl3, Cl निकालोगे माइनस से तो क्या बनेगा, प्लस, अरे हाँ है ना, समझ में आया कि नहीं है, क्या बनेगा, CCl3 प्लस, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो आप समझ जाओगे, मैं डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ जाओ, C कितने Cl, एक Cl, दो Cl, तीन Cl, तो तीन Cl तो तीन OH, तीन OH मतलब HOH, 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 पानी पानी, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, होगा,
क्या बन जाएगा बच्चों यहां पर? सैलिसिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड नाम लिख लो, नाम लिख लो, सैलिसिलिक एसिड। तो मैकेनिज्म वही है, सेम ऐसी तरीके से वर्क होगा, मैकेनिज्म वही है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो गया? CCl3। 3 Cl हो गए तो इसलिए 3 OH हो गए, 3 OH हो गए तो एक पानी निकालोगे तो एसिड बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। और आपको बताते चले इसी सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रिन बनता है। एस्प्रिन बायोलॉजी वाले जानते हो अच्छी तरीके से। क्या बनता है यहां पर? CH3COCl, इसकी रिएक्शन करते हैं, या एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, CH3COCH3। तो याद रखो यहां पर एनहाइड्राइड के साथ या CH3COCl, और क्या हो जाता है? CH3COCl के साथ रिएक्शन करते हैं, यहां पर क्या हो जाता है? इस कंडीशन पर क्या हो जाता है? यहां से एसिड और यहां से Cl, ये निकल जाएगा। समझ में आया? Cl और यहां से H। क्लियर है? तो यहां पर आपके पास में CH3COCl है, तो यहां से क्या होगा? यहां से H, यहां से Cl, तो HCl यहां से निकाल दो, तो यहां बनेगा OCOCH3 और ये हो जाएगा, ये है एस्प्रिन। एस्प्रिन, डिस्प्रिन, एस्प्रिन किस काम आता है? हाँ, दर्द निवारक। अच्छा, सिर दर्द में होता है। अच्छा अच्छा, तो डिस्प्रिन लेती है। अच्छा, बढ़िया, चलो यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ये एस्प्रिन बन गया। अब चलो यहां पर बात करते हैं, ये भी बड़ी अच्छी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? देखो यहां से Cl ये प्लस अटैक करता है, कपलिंग रिएक्शन नाम सुना होगा आपने, आगे सिखाएंगे हम, ठीक है। तो यहां पर हो गया OH, यहां पर N, डबल बॉन्ड N, ये लो कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। क्लियर है? पैरा पे अटैक करता है, डाइज बनता है, कलर के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कपलिंग रिएक्शन होता है। ये डाइएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एनिलीन से बनता है, सिखाएंगे। चलो आगे। अब आ जाओ कंसंट्रेट H2SO4, क्या होगा भाई? कंसंट्रेट H2SO4 क्या होगा? SO3H, तो एक बनेगा, क्या बना लोगे? OH एंड ऑर्थो एंड पैरा पर सल्फोनेशन हो जाएगा, OH SO3H, ये रिएक्शन हो गई। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? NaOH और CO2 के साथ में भी सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं यहां पे। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर है? कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं इसको, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है। देख लो कैसे बनता है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं आपको। वही रिएक्शन जैसे आपने रीमन टीमन को देखा था, उसी तरीके से इसको भी देख लो भाई। NaOH हो गया, समझ गए होगे आप, वही कहानी है इसका, फिनॉक्साइड एन बनाने का काम, H को हटाया, माइनस, रेजोनेंस, और यहां पर आपके पास में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहां पर अपन ने क्या ले लिया? H+ आयन एसिडिक, ये H+ आयन। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये इलेक्ट्रोफाइल बना, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया प्लस, और ये इलेक्ट्रोफाइल जब फिनॉक्साइड आयन में काम करेगा तो फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा तो क्या बन जाएगा? यहां पर OH बन जाएगा और यहां पर COH बन जाएगा। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक?
समझ में आ गया? तो ये प्रिपरेशन भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैंने जितनी भी फिनॉल की कौन सी रिएक्शन डिस्कस कर दी है, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम।